बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 10 जो हम पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, आज इसकी एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। नंबर 1 है जी, इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। कहता है अगर हम पेंडुलम की लेंथ जो है, लंबाई जो है वो डबल कर दें तो टाइम पीरियड फिर क्या होगा, टाइम पीरियड चेंज होगा, कितना होगा, वो हम देख लेते हैं। अब अगर हम लोग देख लें कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो है T इक्वल है 2 पाई L/G। ये हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है। अब उसने कहा कि अगर हम लेंथ जो है वो क्या कर दें, डबल कर दें, मतलब हमारे पास लेंथ जो हो जाएगी वो क्या हो जाए, 2L हो जाए, तो फिर टाइम पीरियड क्या होगा। अगर हम ये टाइम पीरियड का फार्मूला है, अगर हम टाइम पीरियड यानी इसको T बार करके हम कह लें 2 पाई 2L/G ओवर अंडर रूट। अब देख लें टाइम पीरियड, यहाँ से हम 2 अलग कर लेते हैं, 2 पाई अंडर रूट 2 अलग, और लेंथ और ग्रेविटी जो हो जाए वो क्या हो जाए, अलग कर लें। यहाँ से हमने किसको अलग किया है, 2 को, तो अंडर रूट 2 अलग हो गया, लेंथ और ग्रेविटी। अब टाइम पीरियड यहीं पे रहे 2 पाई, सॉरी अगर हम अंडर रूट L यहाँ पे लिख लें तो 2 पाई L/G। अब ये यहाँ हमारे पास टाइम पीरियड अगर देख लें हम लोग, यहाँ पे टाइम पीरियड ये है हमारे पास, तो 2 पाई लेंथ ओवर ग्रेविटी या ग्रेविटी एक्सेलरेशन अंडर रूट। अब ये जो वैल्यू किसको ज़ाहिर कर रही है, टाइम पीरियड को, तो टाइम पीरियड इक्वल टू अंडर रूट 2 साथ क्या आ जाएगा, टाइम पाई अंडर रूट 2 ओवर टाइम। अब हमने ये क्या किया, अगर पहले जो लेंथ थी वो इतनी थी सिंपल पेंडुलम, अब लेंथ क्या हो गई है, डबल हो गई है, L और 2L। तो लेंथ डबल होने से टाइम पीरियड पे क्या अफेक्ट होगा, ये टाइम पीरियड का फार्मूला था। हमने कहा लेंथ जो होगी है वो डबल हो गई है, 2L हो गई है, तो डबल L के लिए हम T बार का फार्मूला हमने यूज़ कर लिया, 2 पाई 2L/G अंडर रूट। यहाँ से अंडर रूट 2 अलग कर लिया, लेंथ और ग्रेविटी, अंडर रूट 2 अलग, मल्टीप्लाई 2 पाई L/G अंडर रूट। अब 2 पाई L/G किसको ज़ाहिर करता है, टाइम को। अगर लेंथ डबल हो जाए तो अंडर रूट 2 का अगर हम लोग देख लें तो ये बनता है 1.414। अगर लेंथ डबल हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, टाइम 1.414 साथ जो टाइम पीरियड उसका यूज़ होता है। तो हम कह सकते हैं व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, व्हेन वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम by the factor of 2, by the factor of 2, so the time period, so the time period increases by the factor 1.414। कि अगर हम लेंथ डबल कर दें तो टाइम पीरियड जो होगा 1.414 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें अगर हम लेंथ डबल कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या अफेक्ट होगा, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। आगे देख लेंगे जी, अ बॉल इज़ ड्रॉपिंग फ्राम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप बाउंसिंग इज़ द मोशन ऑफ द बॉल, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन। कहता है अगर हम एक बॉल जो है उसको हाइट से फेंकते हैं,
ये हमारे पास है जी 10.2। चेंज कर लीजिए, 10.2 है हमारे पास। अब हमने हाइट से एक बाल फेंका, यानी ये हाइट है, यहाँ से हमने एक बाल को फर्श पे फेंका, तो क्या होगा, जैसे ही बाल फेंकते हैं तो वो ऐसे और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कहता है क्या जब हम हाइट से बाल को फेंकते हैं वो फर्श के बाद ऊपर और नीचे मुसलसल जो होता है वो जंप करता है, ऊपर आता है नीचे आता है, तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। अगर हम लोग देखते हैं जब बाल को हम ऊपर से फेंकते हैं नीचे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है, कम होता जाता है। एम्पलीट्यूड कम होगा तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड के कम होने से डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाता है, पहले ज़्यादा था फिर कम फिर कम फिर कम। अगर हम लोग देखें फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली होती है डिस्प्लेसमेंट के, और फोर्स डायरेक्ट होती है एक्सेलरेशन के, यानी फोर्स बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो इसमें हम सिंपल लिखेंगे नो, द बॉल डज नॉट शो, the ball does not show simple harmonic motion, शॉर्ट लिख लेते हैं, simple harmonic motion because simple harmonic motion the acceleration acceleration is always directly proportional to displacement directly proportional to display, and also simple harmonic motion always required restoring force। सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम लोग देखें तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी जो होती है वो अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे मूव करती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है। द बाउंसिंग बॉल हैव कांस्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स and acceleration regardless to displacement। तो यहाँ पे जो बॉल बाउंसिंग करती है, बाउंस करती है फर्श के ऊपर और नीचे, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल नहीं है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स और एक्सेलरेशन और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जो हमारे पास 10.2 है, तो यहाँ पे हम कहते हैं नो द बॉल डज नॉट शो सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to displacement, and also simple harmonic motion always require restoring force। The bouncing ball have constant restoring force and acceleration regardless to displacement। इस वजह से बाउंसिंग बॉल जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल नहीं है। नंबर 3 देख लें, 10.3 जी, वो हमारे पास है a student performs 2 experiment with the simple pendulum। She use 2 bulbs
ऑफ डिफरेंट मासेस बाय कीपिंग अदर पैरामीटर कांस्टेंट टू हिज हर एस्टोनिशमेंट द टाइम पीरियड द पेंडुलम डिड नॉट चेंज वाई। अब उन्होंने कहा है कि हमने दो चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं कि दो स्टूडेंट को हमने दो बाल दे दिए हुए हैं मैथ्स। अब एक पे ये मैथ्स है, इसको हम छोटा एम और एक पे बड़ा एम कर लेते हैं। दोनों की लेंथ जो है वो सेम है। तो कहता है क्या मैथ्स चेंज करने से उनके टाइम पीरियड पे कोई अफेक्ट होगा। तो अगर हम ज़रा टाइम पीरियड का फार्मूला देख लें यहाँ पे, तो टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई L/G अंडर रूट। तो अब यहाँ टाइम पीरियड के फार्मूले में अगर आप लोग देखें तो कहीं पे भी मैथ्स का जिक्र नहीं होता। मतलब लेंथ है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो टाइम पीरियड के तब्दीली में मैथ्स का कोई किरदार नहीं होता। तो इसका मतलब है नो इफेक्ट ऑन टाइम, ठीक है। तो नो इफेक्ट ऑन टाइम। तो मैथ्स जो होता है वो टाइम पीरियड पे किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं। मैथ्स बड़ा होने से, मैथ्स छोटा होने पे टाइम पीरियड पे कोई भी असर नहीं पड़ता। 10.4 है, चौथा हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जी। व्हाट टाइप ऑफ वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम मटीरियल फॉर देयर प्रोपोगेशन। के वो कौन सी वेव होती हैं जिनको गुजरने के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। हमने पढ़ा था बड़ी डिटेल के साथ, दो तरह की वेव हमने पढ़ी थी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उनको गुजरने के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं इनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसकी अगर एग्जांपल दे दें, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल है लाइट वेव्स। लाइट वेव जो होती है किसी मीडियम से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती इनको। ये हर मीडियम से, हवा हो ना हो, वैक्यूम में से भी गुजर जाती हैं। जिसकी बड़ी मिसाल है सूरज से आने वाली वेव जो होती है रास्ते में, वैक्यूम है, खला है, तो वहाँ से भी ये ट्रैवल कर जाती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव जिनको गुजरने के लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे इसकी जो इम्पोर्टेंट मिसाल है वो लाइट है। आगे जिसका 10.5 देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है कंसेप्चुअल। प्लेन वेव इन द रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलोअर वाटर। व्हाट चेंज डज अकर इन द स्पीड ऑफ द वेव। तो जब भी अगर हम यहाँ पे कहते हैं रिपल टैंक के अंदर हमने तीन तरह की चीज़ें की थी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन। तो रिपल टैंक जो होता है ये इस तरह की डिवाइस होती है जिसके बॉटम में ग्लास लगा होता है। यहाँ पे हमने एक वुडन ब्लॉक जिसके ऊपर मोटर लगी होती है। अब यहाँ पे हमने ना एक रख दिया है ब्लॉक। अब ये हमारे पास जो वाटर है सारा यहाँ पे, ये जो है वो ये क्या है, डीप वाटर है सारा, डीप वाटर। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा शैलोअर वाटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वेव होती हैं वो बड़ी होती पैदा होती है क्योंकि वो पानी डीप था। जो ही वेव ज़्यादा मटीरियल पानी से ज़्यादा गहराई से एक एंगल से दाखिल होती हैं कम गहराई वाले एंगल में, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाती हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? तो लिख सकते हैं हम लोग ड्यू मीडियम चेंज, ड्यू मीडियम चेंज, स्पीड ऑफ वेव डिक्रीजेज, स्पीड ऑफ वेव डिक्रीजेज। स्पीड ऑफ वेव जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? अगर हम लोग इसको देख लें, अब देखिए ये अगर हम सिंपल इसका मैं ज़रा डायग्राम आपको बताता हूँ। ये हमारे पास पानी है, यहाँ पे पानी बहुत गहरा है सारा, यहाँ तक पानी है, गहरा पानी, और यहाँ पे पानी जो है वो कम गहरा है। अब जहाँ पे पानी ज़्यादा है तो इसके मालिक्यूल भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे।
तो जब मालिक्यूल ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा फोर्स के साथ ये मूव करेगा। और यहाँ पे पानी के मालिक्यूल क्या हो जाते हैं, कम। तो मालिक्यूल ज़्यादा होने से इसकी वेलोसिटी स्पीड भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और मालिक्यूल कम होने से स्पीड भी क्या होती है, कम। अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी बराबर होती है फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई वेवलेंथ। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा। तो वेलोसिटी कम होगी तो वेवलेंथ भी क्या होगी, कम। यानी वेवलेंथ कम होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कम। अब जो ही शैलोर वाटर में दाखिल होता है पानी तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, छोटी होती है। तो वेवलेंथ के डिक्रीज़ होने से वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है हमें कि जब वेवलेंथ कम होगी तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। ड्यू टू मीडियम चेंज स्पीड ऑफ वेव डिक्रीजेज। तो मीडियम के कम होने से स्पीड की जो वेलोसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। ये हमारा 10th चैप्टर 10th क्लास का उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे और यही हमारा आज का आर्टिकल था।